जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में हम पर्यावरण पारिस्थितिकी के आधा टॉपिक को एक ही बार में कंप्लीट करेंगे और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि मात्र 2 वीडियो में आपका पूरा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम और जो शेष टॉपिक है ज्योग्राफी और आगे बढ़ेंगे, उसको भी अगले 2 से 3 वीडियो में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। यूपी स्पेशल आपको एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। कुल मिला जुला के एग्ज़ाम से पहले पूरा जीएस कंप्लीट करने की हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें कि चैनल पर घटना चक्र का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसका अभी तक हम 8 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। यदि अभी तक आप नहीं किए हैं तो जाकर सॉल्व कर लें। साथ ही साथ घटना सार का जो करंट अफेयर होता है उसको भी हमने अपलोड किया है। जो दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर का आता है उसको भी हमने अपलोड कर दिया है। और जो आपको यही जो बुक आपको दिख रही है, सामान्य अध्ययन घटना चक्र की है, पूर्वावलोकन, तो इसी का हिंदी का जो आया था उसके हम 2 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और अगले 4 दिन में 4 टॉपिक और ख़त्म कर देंगे, एक टॉपिक में एक वीडियो को ख़त्म करते हुए। और ये जो पर्यावरण का जो टॉपिक है इसके पहले हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। एक वीडियो डाले थे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी और एक टॉपिक की बात की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये देखिए, आपके जो आर का जो बुक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो घटना चक्र की ये जो है आर की जो बुक आई है, ठीक है, इसमें नोट्स भी हैं और जो है पूरे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो शायद इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और यहाँ पर इसी बुक का जो है स्पेशल हमने निचोड़ निकाला है, पूरा नोट बनाया है और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको जो है हम इस बुक का ही इसमें करवाएंगे। ये देखिए, बुक के अनुसार जो अभी तक आर में पूछे गए हैं, कुल 10 टॉपिक हैं पारिस्थितिकी के, जिसमें जो हमने पहला वीडियो इंट्रोडक्शन बनाया था उसमें पहला टॉपिक पर्यावरण एवं सतत जो है कंप्लीट कर चुके थे और हमने बोला था कि अगले 2 वीडियो में पूरे 10 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम खुद के द्वारा हैंड रिटन थियरी नोट्स की बात करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू है, आप थियरी पढ़ने के बाद इतनी आसानी से सभी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे कि पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 पारिस्थितिकी, टॉपिक नंबर 3 जैव विविधता, टॉपिक नंबर 4 हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, टॉपिक 5 मतलब चैप्टर 5 ओजोन परत क्षरण और टॉपिक 6 वन एवं वन्य जीव। ये आपके 5 टॉपिक हैं। आज सबसे पहले एक एक टॉपिक की हम थियरी बात करेंगे और उसके बाद उसका एमसीक्यू। बाकी जो शेष 4 टॉपिक हैं ये आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। कमेंट जरूर करें। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थियरी देखेंगे और उसके बाद फिर जो है इसके एमसीक्यू पे चलेंगे। सबसे पहले पारिस्थितिकी की बात करें, टॉपिक नंबर ये 2 है। ये जो है पारिस्थितिकी जो होता है इसको जो है इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र होता है और पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। देखिए, केवल हम मेन पॉइंट की बात करेंगे। 1935 में एजी टांसले द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जिसको इकोसिस्टम कहते हैं की संकल्पना दी गई थी। क्लियर? पारिस्थितिकी जो तंत्र है यह एक प्राकृतिक इकाई होता है। अब सुनिए, पारिस्थितिकी नीसे क्या होता है ये अभी हम आपको समझाते हैं। अगर नीसे शब्द की बात किया जाएगा कि पारिस्थितिकी नीसे शब्द कौन दिया था, तब यहाँ पर जोसेफ ग्रीनले का नाम आएगा जो कि 1917 में दिए थे। तो जोसेफ ग्रीनले शब्द पूछा जाता है लेकिन इनका डेट नहीं, लेकिन जो एजी टांसले का डेट है 1935, ये याद आप रखिएगा। अब यहाँ पर जो नीसे होता है, क्या बताया कि सूक्ष्म आवास, इसको माइक्रो हैबिटेट कहा जाता है पारिस्थितिकी नीसे को। और पारिस्थितिकी नीसे में देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि जीव और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। नीसे उसे कहते हैं जैसे कोई स्थान कहीं हो गया, वहाँ पर जो जीव रहते हैं, यदि वहाँ का मौसम उनके अनुकूल है तो उसी को कहते हैं नीसे, हैबिटेट, आवास कहा जाता है उनका। ठीक है, यदि अनुकूल नहीं है तो उसे नीसे नहीं कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा
तो आप एजिटांस ले, और नीसे की बात करेगा तो फिर जोसेफ ग्रिनले का नाम लेंगे। अब देखिए, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इसमें दो प्रकार के पारितंत्र होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में आपका वन, तालाब और झील आता है, ये मतलब प्रकृति की देन है, इंसान नहीं इसको बनाता है। लेकिन जो खेतों का निर्माण हम करते हैं वो कृत्रिम में आता है। क्लियर, मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया है। पारिस्थितिकी पदछाप की जो इकाई होता है उसको भूमंडलीय हेक्टेयर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या होता है? भूमंडलीय हेक्टेयर। आगे बात करते हैं, अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय होता है और दूसरा जलीय होता है, जिसे सामुद्रिक भी कहते हैं। अगर स्थलीय की बात करें तो इसमें पर्वत आता है, निम्न स्थलीय क्षेत्र आते हैं और अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र आते हैं, ये स्थलीय होता है, ठीक है। लेकिन सामुद्रिक या जलीय की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सागर और महासागर वाले क्षेत्र आ जाएंगे, समुद्र लिखा भी गया है। अब सुनिए, यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, मतलब जो सागर है वो लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है, 71% भाग पे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सा तंत्र है, तो आप कहेंगे जलीय तंत्र या सामुद्रिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन। अब पारिस्थितिकी असंतुलन के दो कारण होते हैं, एक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक होता है मूल कारण, एक होता है गौण। मूल का मतलब होता है प्रधान कारण क्या है, और गौण का मतलब अप्रधान। पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे जो मुख्य कारण है वनोन्मूलन है, मतलब जो वन की कटाई हो रही है वही सबसे मेन कारण है, बाकी जितने कारण हैं इसके सामने बहुत छोटे हैं। गौण कारण में क्या होगा? मरुस्थलीकरण हो गया, बाढ़ हो गया, अकाल हो गया, ये आते हैं, ये असंतुलन के गौण कारण होते हैं। लेकिन वन की कटाई को विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर समुद्री खाद्य श्रृंखला में जो फाइटोप्लैंक्टन होता है ये मुख्य और प्राथमिक उत्पादक है। जैसे प्राथमिक उत्पादक की, हम उत्पादक की बात करें तो हमारे इस जलवायु में देखें तो आपको छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिसको उपभोक्ता प्राथमिक खाते हैं, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो उसी तरह से समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन होता है, ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है। और सुनिए, जो फाइटोप्लैंक्टन नाम है इसको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो फाइटोप्लैंक्टन समुद्र के अंदर होते हैं, इनको जो ऊर्जा मिलता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। अब आप सोचेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो बिल्कुल समुद्र में सूर्य का प्रकाश अंदर तक भी जाता है। यहाँ देखिए, सबसे बड़ा चीज, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा जो है ना, ये इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन के कारण है, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हमारे वायुमंडल में 20.95 जो है % ऑक्सीजन भी है। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइटोप्लैंक्टन, इन्हीं के कारण हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये एनर्जी पाते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, देखिए सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, फिर तृतीयक। उत्पादक में आप सभी को मालूम है घास हो गया। अब प्राथमिक में कौन आएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला है हमारे धरती का। समुद्री आहार श्रृंखला की बात करें तो इसमें सबसे पहले डायटम आता है, स्वपोषी आता है, जैसे उत्पादक होता है, ठीक है, ये स्वयं का पोषण करते हैं। इसके बाद आपका क्रस्टेशियाई आता है, इसमें शाकाहारी जो है उपभोक्ता आते हैं। और इसके बाद हेरिंग आता है, इसमें मांसाहारी उपभोक्ता आते हैं। हेरिंग एक प्रकार का जो है मछली होता है, ठीक है, जो कि अन्य जो है अब देखिए क्रस्टेशियाई में आपके घोंघा, घेंघा, सुन लें ना, घोंघा आता है, सीप आता है, ये आते हैं, शाकाहारी होते हैं, ये डायटम को खाते हैं। तो इनको फिर कौन खाता है? हेरिंग, जो कि मांसाहारी उपभोक्ता उनको कहा जाता है जो हेरिंग होते हैं, ठीक है, एक प्रकार की मछली होती है। तो इस तरह से इनका जो है ये श्रृंखला चलता है, डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। आगे बात करते हैं, DDT एक शब्द होता है, इसे कहते हैं कि ऐसा अध्ययन जिसे जैविक रूप से नष्ट, ऐसा रसायन जिसे जैविक रूप से नष्ट न किया जा सके उसे DDT कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में DDT का जो सांद्रण होता है वो प्रथम
स्तर होता है, मतलब जो इसका सांद्रण होता है प्रथम स्तर पे कम होता है, उसके बाद द्वितीय स्तर पे होता है, फिर तृतीय स्तर पे सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक जो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है उसे जो है जैव मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैव मंडल। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा। ठीक है, समुद्र आपका पारितंत्र था, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। जैव मंडल। अब जैव मंडल में दो चीज आता है, अजैविक और जैविक, दो संघटक इसमें आते हैं जैव मंडल में। ठीक है, और जैव मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? जल मंडल, स्थल मंडल और जीवो, मतलब जैव मंडल के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। क्लियर? आगे देखिए, जो उत्पादक होते हैं ना, ये जैविक और अजैविक संघटक के बीच बिचौलिया का काम करते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जैविक और अजैविक के मध्य बिचौलिया का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे उत्पादक। ठीक है भाई। अब देखिए, पारितंत्रों की उत्पादकता कैसे होती है? तो सबसे अधिक जो उत्पादकता होती है वो मैंग्रोव की होती है, फिर घास स्थल की होती है, फिर झील की होती है, फिर महासागर की होती है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंग्रोव, घास स्थल, झील और फिर महासागर में होती है उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन होता है? ये सर्वाहारी में होता है। सबसे अधिक पोषण स्तर यहीं पे होता है। थर्ड स्तर पे भी, इसे पोषण स्तर को 4 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड पे भी यहाँ पर सर्वाहारी आते हैं, एक तरह से थर्ड पे सर्वाहारी या मांसाहारी कह सकते हैं, सेकंड पे शाकाहारी आते हैं और फर्स्ट पे प्लांट आते हैं। तो जो उच्चतम पोषण स्तर होता है वो फोर्थ पे ही होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रेरक बल जो होता है वो सौर ऊर्जा ही होता है। ठीक है, इसका जो प्रेरक बल होता है, क्योंकि अगर सूर्य की ऊर्जा ना रहे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए सौर ऊर्जा को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग 1-2 बार जरूर पढ़ें, इससे बाहर से आपके कोई भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। यूकेलिप्टस, ये तो आप लोग बड़ा सुने होंगे कि इसको पर्यावरण का शत्रु कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको क्यों कहते हैं। ये जो यूकेलिप्टस का पौधा होता है ना, इसकी जल ग्रहण की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ रहता है वहाँ पर जल बहुत ज़्यादा ग्रहण करता है, खींचता है। तो वहाँ पर जो जमीन का जो जल स्तर होता है ना, वहाँ नीचे हो जाता है। जहाँ पर इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं वहाँ का जल स्तर नीचे होता है, इसीलिए इसको पर्यावरण शत्रु कहा जाता है। जैव वानिकी का अर्थ क्या होता है? जैव वानिकी का अर्थ होता है जीवन के नियम। ठीक है, जैव वानिकी, जीवन के नियम, ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी का पर्याय। ठीक है, वानिकी को जो है पारिस्थितिकी का, जैव वानिकी को पारिस्थितिकी का पर्याय भी कहा जाता है। तो जैव वानिकी का अर्थ हुआ जीवन के नियम, जैव वानिकी को पारिस्थितिकी का पर्याय भी कहते हैं और यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। कौन? जैव वानिकी, जो कि मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? आगे बात करेंगे। अब अगला जो है पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दो संघटक होते हैं, अभी ऊपर हमने बात किया है। और जैविक अजैविक के मध्य बिचौलिए का काम कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। अब जैविक संगठन में दो होते हैं, एक स्वपोषी, एक परपोषी होते हैं। स्वपोषी में कौन आता है? प्राथमिक पोषक या उत्पादक जो होते हैं उन्हें स्वपोषी होते हैं। तो आपके जो पौधे होते हैं वो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। लेकिन जो परपोषी होता है इसमें उपभोक्ता आते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे प्राथमिक में टिड्ढा हो गया, तो वह जो है पौधों पे निर्भर है। टिड्ढा को कौन खाएगा? टिड्ढा को मान लीजिए द्वितीयक में जो है बकरी खाती है, या बकरी तो वैसे भी पौधों खाती है। टिड्ढा को मेढक खा लिया, मेढक को सांप खा लिया। तो इस तरह से ये क्रम चलता है। पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए, ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में घटती है। ठीक है, अब देखिए पौधों को जब अगला टिड्ढा खाएगा तो उससे उसको एनर्जी मिलेगी, तो फिर टिड्ढा को आगे जो है मेढक खाया और जानवर खाएं तो जो एनर्जी का, जो ऊर्जा का स्तर होता है वो तो चला जाता है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो घटता जाएगा। और जो शीर्ष पोषण स्तर के मांसाहारी को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए शेर हो गया, जानवरों को खाता है,
तो उसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी पारिस्थितिकी तंत्र का। अब देखिए, वियोजक कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, जिसको अपघटक कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से ये जो है पहला जो टॉपिक था इसका थियरी हो गया। अब आइए हम एमसीक्यू को डील करेंगे, और देखिए सारे इसी बुक से ही पूछे गए हैं और आप देखिए आसानी से आंसर भी दे पाएंगे। सबसे पहला दिया गया है कि पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। किसके किसके बीच में जो है पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है। तो फिर इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा, देख लीजिए, जीव और वातावरण का होता है। मनुष्य वन नहीं होता है, मृदा जल नहीं होता है, पति पत्नी नहीं होता है। जीव और वातावरण के बीच जो संबंध होते हैं उसी को पारिस्थितिकी अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, पारस्परिक जो संबंध होते हैं। अगला देखिए, अभी इसके बारे में भी हमने पीछे आपको बताया था कि जो पारिस्थितिकी पदछाप होता है इसके माप की इकाई जो होती है भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। नोट में हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जैव मंडल। अब यहाँ पर जल मंडल आपको दिख रहा है, जल मंडल नहीं होगा, पृथ्वी की बात आ गई है तो जैव मंडल आपका होगा, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन अगर पारितंत्र पूछता जैव मंडल नहीं होता तो फिर हम समुद्र को लगाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिल्कुल आसानी से सारे प्रश्नों को आप डील कर पाएंगे। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका कौन सा अनुक्रम सही है। अभी पीछे हमने बताया था कि सबसे अधिक उत्पादकता मैंग्रोव की होती है, दूसरे नंबर पे घास स्थल होता है, तीसरे पे झील और सबसे कम महासागर में होता है। चूंकि यहाँ पर घटते हुए क्रम में बताना है तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम महासागर, फिर उससे अधिक झील, फिर घास, फिर मैंग्रोव। तो जितना हमने आपको पॉइंट लिखवाया है उसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर से नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, कौन एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय पारितंत्र का उपभाग, अब देखिए स्थल पे आपको पर्वत मिल जाएगा, अभी हमने पीछे आपको लिखवाया भी है, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी मिल जाएगा और निम्न स्थलीय मिल जाएगा। जबकि ये जो सागरी है ये स्थलीय नहीं होता, ये सामुद्रिक का है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर बी होगा, जो कि आप नोट में पढ़े भी हैं। किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? हमने बताया सबसे बड़ी चीज होती है वन को काटना, वनोन्मूलन अर्थात लकड़ी काटना। यहाँ पर ऑप्शन लकड़ी काटना दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में देखिए यहाँ पर लकड़ी काटना का मतलब वनोन्मूलन लिखा गया है। कभी भी आपको दिख जाए पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बिगड़ता है तो सबसे पहला ऑप्शन आप यही लगाएंगे। आगे यहाँ पर दिया गया है कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो आप देख लीजिए, वन लगाएंगे तो मदद करेगा जैव मंडल, लेकिन अगर वन को काटेंगे तो संतुलन बनाता नहीं है बल्कि बिगाड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम उच्चतम पोषण कहाँ होता है? तो अभी हमने बताया है कि जो सर्वाहारी होते हैं चौथे स्तर पर सबसे अधिक पोषण का स्तर वही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? अभी पीछे हमने बताया कि जो सौर ऊर्जा होता है ये एकमात्र ऊर्जा का स्रोत होता है और यही जो है प्रेरक बल होता है, इसीलिए इसको प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जैव एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? अभी हमने पीछे बताया था कि जैव जो है जैव मंडल था उसके जो है 2 घटक होते हैं, एक जैविक एक अजैविक, और इनके बीच जो है जो उत्पादक होता है वही जो है बिचौलिए का कार्य करता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया गया है कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? अभी पीछे हमने बताया इसको पर्यावरण का दुश्मन कहिए और इसको आतंकवादी कहिए, इसको शत्रु कहिए, तो यूकेलिप्टस आंसर होगा। आगे देखिए, जैव वानिकी, एक मिनट, हाँ, जैव वानिकी के संबंध में अभी पीछे हमने बताया था कि इसका कौन सा कथन सही नहीं है। जैव वानिकी का शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर दिया गया है कि जैव वानिकी, अच्छा सॉरी एक मिनट, जीवन का प्रबंधन हमने नहीं बताया था, जैव वानिकी का अर्थ है
जैव वानिकी का अर्थ हमने आपको बताया था कि इसका तात्पर्य जीव या जीवन से प्रबंधन नहीं है, यहाँ पर तात्पर्य है जीव या जीवन से है। इसका अर्थ है जीवन का नियम। ठीक है, तो जैव यहाँ पर जो पारिस्थितिकी है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का नियम। तो इसीलिए आपका पहला जो है गलत हो जाएगा। कौन सा सही है बताना है। ठीक है, यह पारिस्थितिकी का पर्याय होता है, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा कि जैव वानिकी का अर्थ होता है जीवन का नियम, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह पारितंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। तो आपका जो है 2 और 3 सही है, जबकि पहला गलत है। पहला में जीवन का प्रबंधन नहीं, जीवन का नियम होता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए, अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो पहला दिया गया कि स्वपोषी, जिसको स्वपोषणज कहते हैं, स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। तो ठीक है, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उन्हीं को स्वपोषी कहते हैं, हमने बताया भी है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी। ठीक है, तो द्वितीय वाले जो है परपोषी पे आते हैं। चलिए, दोनों का दोनों यहाँ पर सही जाएगा, मतलब आंसर आपका सी सही होने वाला है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जब स्थानांतरित होता है तो घटता है। और हमने बताया कि सबसे जो ऊपर होता है, ठीक है, जो तृतीयक उपभोक्ता एक तरह से हो गया, जो चौथे पे होते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं, जो सर्वाहारी नहीं मांसाहारी वाले जो होते हैं, जैसे शेर हो गए, तो उनको सबसे कम एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं। पहला दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया है। तो बिल्कुल है, एजी टांसले ने 1935 में इसका प्रयोग किया था और संकल्पना भी दिया था। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उपभोक्ता यहाँ नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उत्पादक जो होता है वो अपना भोजन बनाता है, जबकि जो उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं वो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। अगला दिया, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में जो है परिवर्तित करते हैं। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। अकार्बनिक को कार्बनिक में नहीं, कार्बनिक को अकार्बनिक में करते हैं, यहाँ उल्टा दिया गया है। ठीक है, पीछे हमने आपको बताया भी है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला फिर से यहाँ पर कूट और कथन दिया गया है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं दोनों को थोड़ा सा बड़ा करके। देखिए, यहाँ दिया है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल ही निर्भर होते हैं। दूसरा, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। तो इस अनुसार आंसर आपका, देखिए यारो मेंस में पूछा गया है, डी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये टॉपिक खत्म हुआ। चलते हैं अगला टॉपिक, फिर से थियरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पूरा देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। जैव विविधता की बात करते हैं। देखिए, जैव विविधता सबसे अधिक जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता को कहते हैं कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। मतलब एक जगह कई श्रेणियों के लोग रहें उसे जैव विविधता कहा जाता है। लेकिन जैव विविधता का नाश का जो मुख्य कारण है वो क्या है? प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, वनों की सघनता कम होना, मतलब आप जब वन काटेंगे तो सघनता कम हो जाएगी, औद्योगिकीकरण और अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी, यही जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे बात करें। डुगोंग, डुगोंग आपको नाम सुनाई दे रहा है, ये डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछे गए हैं।
डुगोंग को जो है समुद्री गाय कहा जाता है और विशाल समुद्री स्तनधारी ये होते हैं और ये विलोपन के कगार पे हैं, इसीलिए चर्चा में है। तो नाम याद रखिएगा, डुगोंग समुद्री गाय हैं, विशाल समुद्री स्तनधारी हैं, विलोपन के कगार पर हैं। ठीक है। कक्षकारण जो है भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। ध्यान दीजिएगा, कक्षकारण जो कि गुजरात में पड़ता है और हमारे भारत का सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़े जिले में आपका लेह आता है। तो जो कक्षकारण है ये भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास कहा जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो IUCN दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में देखने को मिलेगा। ये जो है रेड डाटा बुक जारी करता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो आप कहेंगे IUCN। अब यहाँ पर इसमें क्या जारी करता है, जो विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं, ठीक है, संकटग्रस्त जो है पौधे और संकटग्रस्त पशु, तो इनकी श्रेणी ये जारी करता है। ठीक, आगे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है कि डुगोंग जो है ये समुद्री गांव है, विलोपन के कगार पे है, तो ये IUCN ने ही बताया था अपने रेड डाटा बुक में। सिंह पुच्छी वानर, अब जो हमने लाइनर लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे प्रश्न कई बार बने हैं। सिंह पुच्छी वानर किसे कहते हैं, ये पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ऊपर नीचे जो है पाए जाते हैं। तो सिंह पुच्छी वानर पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं, एक चोटी होता है, एक घाटी होता है। पर्वत में होता है ना भाई, लेकिन जो घाटी वाला एरिया होता है इसमें आपको सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण शांत घाटी, घाटी नाम आ गया, ये आपको केरल में देखने को मिलता है, साइलेंट वैली कहते हैं। और ये फेमस इसीलिए है, शांत घाटी इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार, अनेक जातियों के जो है जीव पाए जाते हैं। और जो शांत घाटी जो है ये केरल का हिस्सा, जो पश्चिमी घाट है ना उसके पर्वत का ये हिस्सा है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, रामसर सूची आ गया इसी में। तो देखिए रामसर सूची, रामसर का समझौता 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, जिसमें नम भूमि या आर्द्र भूमि, जिसको वेटलैंड कहते हैं, इसको सूची में शामिल करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को जो है सिग्नेचर करके शामिल हुआ था। इसीलिए 1 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के 75 स्थल ऐसे हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं और सबसे अधिक रामसर साइट में तमिलनाडु जो कि 14 और यूपी का जो है 10 जो है स्थल शामिल है। ठीक है, आगे देखिए, जैव विविधता की जो श्रेणियां होती हैं 3 श्रेणियों में इसको बांटा जाता है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, कितने होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो 3 श्रेणियां हैं, यह संकल्पना सर्वप्रथम जो है किसने दिया था, 1960 में विटेकर द्वारा दिया गया था कि जैव विविधता की 3 श्रेणियां होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी श्रेणी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। कौन सबसे पहले इसको संकल्पना दिया था, 1960 में विटेकर द्वारा दिया गया था, जो कि 1972 में इस संकल्पना की व्याख्या किए थे। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA कहते हैं। इसकी जो है स्थापना 2003 में की गई है, चेन्नई में है। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वो जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा हुई थी। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के बाद पास होने के बाद ये मंजूरी 2003 में राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर करके किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है NBA कहते हैं, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। आगे देखिए, भारत के जैव मंडली निधि जो हैं कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो जैव मंडली निधि है वो कक्षकारण है, 12,454 किलोमीटर है। आपको इसका एरिया नहीं याद करना है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि जैव मंडली निधि सबसे बड़ा कौन है, तो कक्षकारण है, जो कि गुजरात में पड़ता है, 12,454 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे जो आपका जैव मंडली निधि है वो मन्नार की खाड़ी है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है मध्य में स्थित है, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का।
तीसरे नंबर पे आपका सुंदरवन आता है, जो कि आपको मालूम है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मध्य में है। गंगा हमारी सुंदरवन डेल्टा बनाती है 9,630 किलोमीटर स्क्वायर। और चौथे स्थान पे नंदा देवी 5,860 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर पांचवें स्थान पे आपको नीलगिरी देखने को मिलेगा। नीलगिरी की जो पहाड़ी है यहाँ पर 5520 किलोमीटर स्क्वायर। नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को कहा जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा कि ऐसे तो भारत का सबसे बड़ा कक्षकारण है, लेकिन यूनेस्को द्वारा जो है प्रमाणित किया गया था सबसे बड़ा जयमंडली निधि मन्नार की खाड़ी को। तो यूनेस्को द्वारा जो है मन्नार की खाड़ी को प्रमाणित किया गया है, लेकिन रियल में सबसे बड़ा भारत का कौन सा है, कक्षकारण। अगर यूनेस्को का नाम लिया जाएगा तो आप मन्नार की खाड़ी आंसर देंगे, यूनेस्को नहीं रहेगा तो कच्छ के रण को कहेंगे। और कक्षकारण वैसे भी देश का सबसे बड़ा जिला है। आगे देखिए एक पॉइंट है हॉट स्पॉट, जो बार बार पूछा जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। नॉर्मन मायर्स, हॉट स्पॉट 1988। हॉट स्पॉट क्या होता है, जातियों की पर्याप्तता, मतलब कई प्रकार की जातियां वहां पर हों, स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर कई प्रकार की जातियाँ हों और स्थानीय जातियाँ की अधिकता पाई जाती हों, लेकिन इनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। मतलब वहाँ पर भिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, लेकिन अस्तित्व पर संकट बना हुआ है, इनके अनुकूल माहौल नहीं मिल पा रहा है, उसी एरिया को हॉट स्पॉट कहा जाता है। नॉर्मन मायर्स ने दिया था 1988 में। भारत के कुछ प्रमुख हॉट स्पॉट देख लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो पश्चिमी घाट है, साउथ में आप जाएंगे पश्चिमी घाट, यही सबसे बड़ा भारत का हॉट स्पॉट है। दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी हिमालय और श्रृंखला आता है, जहां पर आपको पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब देखने को मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपका म्यांमार आता है, वही भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है, म्यांमार भारत सीमा। और चौथे नंबर पे सुडालैंड भूमि, मतलब सुंदरवन जो भूमि है वो आ जाएगा। ठीक है, जो डेल्टा गंगा के द्वारा बनाई जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं है इसमें, पूर्वी हिमालय श्रृंखला है, म्यांमार भारत सीमा और सुडालैंड मतलब सुंदर भूमि कहा जाता है। ये भारत के हॉट स्पॉट है। आइए थियोरी कंप्लीट हुआ तो इससे सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया है, ध्यान से देखिए, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को। तो यही बिल्कुल सही है, एक पर्यावरण में कई प्रकार की जो श्रेणी होती हैं उन्हीं को जो है जैव विविधता कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि अधिनियम तो 2002 था, लेकिन इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी 3 में मिली थी, इसीलिए 2003 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। NBA होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जयमंडल निधि है। अभी हमने आपको बताया भी है, ये यूनेस्को जो है मन्नार की खाड़ी को आंसर देता है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य है, लेकिन अगर यूनेस्को का नाम नहीं है तो सबसे बड़ा आपका कच्छ का रण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था। तो देख लीजिए, वही चीज़ फिर से आ गया, अधिनियम 2002 का था, जबकि इसके द्वारा जो बनाया गया था 3 में बनाया गया था, पारित हुआ था 3 को, 5 फरवरी को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। नॉर्वे सरकार, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना जो है कहाँ की, तो वही जैव विविधता जो आपका मुख्यालय है जहाँ पर, ठीक है, वो आपका चेन्नई में ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन। अब देखिए, चूंकि ये सम्मेलन 2010 में हुआ था तो उस समय का करंट अफेयर था, फिर भी आंसर नगोया है, लेकिन आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस समय के करंट के अकॉर्डिंग था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है माना जाता है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ पर पूछ ही लिया गया जैव विविधता के संदर्भ में,
तो हमने अभी बताया है कि नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता शब्द का, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या आपको बताया है। पूर्वी हिमालय हमने बताया है, बाकी गंगा का मैदान गुजरात और मध्य भारत नहीं है। पूर्वी हिमालय के बाद हमने और क्या बताया आपको, हमने पश्चिमी घाट बताया है। उसके बाद आपको भारत म्यांमार के बीच की सीमा को हमने बताया है, ठीक है, पूर्वी हिमालय को बताए हैं और सुंदरवन को बताया है। ये आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। आगे हम बात करेंगे अगले, भारत में किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है और हॉट स्पॉट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देख लीजिए हमने पश्चिमी घाट बताया है, अरावली नहीं बताए, पूर्वी नहीं बताए, सिंधु नहीं बताए, पश्चिमी घाट। उसके बाद कौन सा भाई, भारत म्यांमार की सीमा, सुंदरवन हो गया और पूर्वी हिमालय। इतने हॉट स्पॉट हमने आपको बताए हैं। आगे बात कर लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक नंबर हम 4 पे पहुंच चुके हैं। ध्यान से देखिए, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव या एवं जलवायु दिया है। जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो तापमान बढ़ रहा है, उसका मेन कारण CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस में और क्या क्या आता है, CH4 आता है, मेथेन और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम लॉफिंग गैस कहते हैं। तो ये मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस की जो है गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस या वैश्विक तापन, अब इसमें क्या क्या आता है देख लीजिए, जलवाष्प भी इसमें आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मेथेन आता है जिसको वायु प्रदूषक गैस भी कहते हैं, O3 ओजोन भी आता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। 2001 के आंकड़े के अनुसार बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में पहले नंबर पे आपका चीन है। आगे बात करते हैं, मेथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत। मानव मेथेन का उत्सर्जन कैसे करता है, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग में जो है काम आता है, नुकसान करता है। देखिए धान के खेत से आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बना है, मेथेन का जो है उत्पादन होता है। कोयले की खदान से मेथेन होता है। जो घरेलू पशु होते हैं उनसे भी मेथेन का उत्पादन होता है। और वो कैसे होता है, जब वो पशु जो है जुगाली करते हैं, ठीक है, जुगाली जो करते हैं पशु, तो वहाँ से मेथेन निकलता है। जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड, ये जो है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मेथेन उत्सर्जन की ये मानवीय स्रोत थे। मानव क्या क्या करता है, धान के खेत से, कोयले की खदान से और घरेलू पशु से। लेकिन इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड। जितने भी प्राकृतिक स्रोत से जो मेथेन उत्सर्जन होता है उसमें अकेले 76% वेटलैंड से ही होता है, समुद्र से होता है और हाइड्रेट से होता है। CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके स्रोत क्या होते हैं देख लीजिए, और भी स्रोत, बायोगैस होता है, जीवाणु अपघटन होता है और जुगाली करने वाले पशु होते हैं। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लागू किया गया था। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू किया गया था, 2008 में। CDM एक शब्द होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली होती है CDM। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा और इसका मतलब क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापन है उसमें कमी करने के लिए हरित गृह गैस जो है इनको नियंत्रित करने की प्रणाली होती है CDM। सिंगापुर ने 2019 से कार्बन टैक्स लागू करने की घोषणा की थी, ठीक है, और ये पुराना करंट अफेयर एक तरह से हो गया। फिलहाल सबसे पहले कार्बन टैक्स जो है 1990 में फिनलैंड के द्वारा लगाया गया था। फिनलैंड दुनिया का पहला देश था जो कार्बन टैक्स लगाया था। अब आइए इससे रिलेटेड प्रश्न भी कर लेते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न हमने इसलिए नहीं अपडेट किया है क्योंकि पहला जो प्रश्न है वो आपका ओल्ड करंट अफेयर है। तो आइए और प्रश्न देख लेते हैं। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था, 2008 में, अभी जस्ट हम लोग पढ़े भी हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा CDM अभी हमने जस्ट आपको बात किया है, CDM क्या है। तो देखिए जो CDM है यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रित करने की एक प्रणाली है। और CDM का फुल फॉर्म अभी हमने बताया है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक हरित गृह गैस नहीं है।
अभी हमने आपको बताया है कि आपका CO2 है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर O3 होता ओजोन तो ये भी आपका हरित गृह गैस में आ जाता है। भूमंडलीय उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है तो देख लीजिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, दुनिया में तापमान बढ़ेगा, तो सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं। तो अब ग्लोबल वार्मिंग से संपर्क थोड़ी बेहतर हुआ है, ये तो नुकसान हो रहा है। दूसरा, हिम नदी द्रवीभूत होने लगे हैं, इसका मतलब जो बर्फ जमे हुए हैं वो अब गल रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, जब तापमान बढ़ेगा तो पिघलेंगे। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है। तो देखिए, जब आम पकता है तो उस समय उसको गर्मी चाहिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विश्व में ताप बढ़ने से जो बौर होते हैं वो समय से पहले आ जाते हैं। तो ये भी सही है। स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, कुप्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी सही है। मतलब पहला गलत है, शेष सही है, तो आंसर बी होगा। 2, 3 और 4 यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न ये दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी है 2009 में क्या किया था भाई? कार्बन टैक्स लगाया था, अभी हमने बताया था सिंगापुर। लेकिन 1990 में दुनिया का पहला देश फिनलैंड बना था जो कि कार्बन टैक्स लगाया था। अगला टॉपिक देखिए, ओजोन परत संरक्षण है समताप मंडल में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है? देखिए, ओजोन जो परत होता है ये समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं और समताप मंडल के निचले हिस्से में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ओजोन परत होता है अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है रोकता है, और ओजोन जो होता है उसको O3 कहते हैं। तो ओजोन जो परत में जो गैस पाया जाता है उत्तरदायी, मतलब O3 जो है ओजोन को कहते हैं। अब जो उत्तरदायी गैस होते हैं देख लीजिए, CFC होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, N2O होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन होता है, हैलोन 1211 होता है। ये जो गैस है यही ओजोन के परत का क्षरण कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे मुख्य कारण आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मतलब फ्रिज कहते हैं, AC, प्लास्टिक फोम और विमान प्रलोदक में किया जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है, और जो छिद्र इसके हैं इसकी खोज 1985 में ब्रिटिश उपग्रह है जो कि निम्बस 7 के द्वारा किया गया था। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, और मुख्य कारण यही है। और CFC का निर्माण कौन करता है भाई? मानव करता है। ठीक है, फ्रिज AC में लग रहा है तो मानव ही करेगा। आगे देखिए, O3 यहाँ पर दिया गया है। O3 का मतलब ओजोन होता है। उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की लगभग 93 से 99% मात्रा को ओजोन जो है अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत 93 से 99% जो पराबैंगनी प्रकाश होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है। ठीक है, ओजोन की जो परत की मोटाई जो है ये डाप्सन यूनिट में मापा जाता है। अल्ट्रावायलेट अगर रेज धरती पर पहुंच गया तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। और ओजोन परत की खोज जो है 1913 में किसने किया था भाई? ये देखिए, फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने किया था, फ्रांस के हैं। तो ओजोन परत की खोज 1913 में, लेकिन इसमें जो छिद्र जो हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर ये 1985 में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को उड़ाते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, तो अभी हमने बताया है कि ओजोन परत जो है ये 15 से 35 किलोमीटर समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है कि कौन सी गैस ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी गैस जो है यहाँ पर उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मेन गैस है जो कि इसके लिए उत्तरदायी है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड भी उसमें आता है, थोड़ा बहुत उसकी भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन CFC को विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है? तो अभी हम लोग बात किए हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही जो है ओजोन परत का जो है क्षरण हो रहा है। आगे, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। A और R दिया गया है। एक मिनट, सॉरी, हाँ देख लेते हैं। ओजोन जो है जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है। अगर ओजोन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हमको अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक आएंगे, जिससे हमको त्वचा कैंसर होगा। कारण क्या है?
ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो बिल्कुल दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की मतलब ये जो है आर की व्याख्या कर रहा है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अब ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, चलिए कंप्लीट करते हैं। वन एवं वन्य जीव। तो देखिए, जो राष्ट्रीय वन नीति है सबसे पहले 1952 में आई थी, फिर 1988 में आई थी, फिर जो है राष्ट्रीय वन नीति के मसौदे 2018 में आए थे। तो इस प्रकार से वन नीति अभी तक आई है। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कि कोई भी जो क्षेत्र होता है, अगर वहाँ पर आपको पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है तो 33% भूमि पर वन का होना आवश्यक है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में 66% भूमि पर वन होना चाहिए। ठीक है, तो स्थल पे 33 और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र पे 66% होना चाहिए, ताकि अपरदन व भूस्खलन को रोका जा सके। जब तक पहाड़ों पे पेड़ पौधे कट रहे हैं और आए दिन आप सुनते हैं कि हर जगह बड़े पैमाने पे भूस्खलन हो रहा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत में, म्यांमार में, थाईलैंड में, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। ठीक है, इसके जो है वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और पर्णपाती होते हैं, मतलब ये अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं। और जो आपके ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, मानसूनी वन या सदाबहार वन कहते हैं, ये अधिकतम पादप विविधता इसमें पाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें पौधे होते हैं। अगला यहाँ पर कोरिंगा दिया गया है। कोरिंगा मैंग्रोव, कोरिंगा जो है ये मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, कोरिंगा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कोरिंगा क्या है? सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो देश का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी बनाती है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो कोरिंगा मैंग्रोव है, जो कि गोदावरी नदी के डेल्टा पर है और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुछ और फैक्ट बात करेंगे। सबसे पहला वन नीति यही था। वनों का वर्गीकरण किया था 4 भागों में। कितने भागों में? 4। पहला है संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन और चौथा वृक्ष भूमि। विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, ISFR का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अभी लेटेस्ट यही जारी हुआ है। 2021 के अनुसार देखिए, देश में कुल जो वनावरण है वो 21.71% है। विशेष ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ वनावरण का रहा है तो 21.71%, लेकिन वनावरण के साथ वृक्षावरण दोनों जोड़ रहा है तो फिर 24.62% हो जाएगा। सबसे अधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक, अगर जितना वहाँ क्षेत्रफल है उसके परसेंटेज की बात करेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक परसेंटेज पे जो वन है वो कहाँ मिलेगा, तो आपको मिजोरम में मिलेगा। उसके क्षेत्रफल का 84.53% क्षेत्र पर आपको वन मिलेगा। वैसे भी म्यांमार से वो सटा हुआ है। दूसरे पे आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, 79.33% क्षेत्र पे वन देखने को मिलेगा। तो ये विशेष है, इसको याद कर लीजिएगा। 2016 में वन सूची समीक्षा का जो समय वर्ष पहले 20 था उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था, इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य 2 उद्देश्य थे। पहला तो 52 में आया था, दूसरा 88 में आया। इसका उद्देश्य था कि पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना और दूसरा वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। मतलब वन को कैसे बचाया जाए, उसमें जनता के सहयोग को के लिए उसको प्रोत्साहित करना जनता को। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, जो ये 17वीं हुई थी 2021 में, जनजाति जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? सबसे अधिक जो है नागालैंड में जनजाति जिलों की संख्या है 11। दूसरे नंबर पर मणिपुर आता है, जो कि ये दोनों जो है पूर्वोत्तर राज्य है। ऊपर नागालैंड है और नीचे मणिपुर है। तो नागालैंड में जनजाति जिला 11 है और मणिपुर में 9 है। देश के 17 राज्यों में 17वीं जो है वन स्थिति रिपोर्ट भी थी। 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का
जो है 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है, जो कि एक मानक पैमाना भी है। तो ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, जितने पॉइंट है सब आपके गोल्डन पॉइंट है, सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री वर्तमान में जो है भूपेंद्र यादव जी हैं। आगे हम इससे संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे और ये आपका लास्ट टॉपिक था। देखिए सबसे पहले, अच्छा ये तो प्रश्न हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। यहाँ से प्रश्न कहाँ, वन एवं वन्य जीव आपको दिख रहा है। अभी हमने पीछे बात किया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, जिसको सदाबहार वन भी कहते हैं, ठीक है, ये वनों का विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार अभी हमने आपको बताया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया एरिया में पाया जाता है, म्यांमार में, भारत में। तो इसका आंसर आपका एशिया होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए अभी हमने पीछे बात किया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं जो एक वर्ष में एक बार अपने पत्तों को गिराते हैं। आगे देखिए, अगला दिया गया है कि किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो अभी हमने पहले ही पॉइंट में आपसे बात किया था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, इसमें सबसे अधिक पादप विविधता पाई जाती है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय ये आर्द्र पतझड़ वन या वने जो सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक आपकी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। अभी हमने आपको पीछे बताया है कि सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र हमारे देश में कहाँ पर है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है। दूसरे नंबर पे कोरिंगा आपको मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर जो है, गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। तो यहाँ पर कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर है? तो ये कोरिंगा है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। क्लियर है भाई? ये दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो हमने बताया था कि 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब देख लीजिए 4 भाग कौन कौन से हैं। इसमें राष्ट्रीय वन, ये तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, संरक्षित वन है, ग्राम वन है और एक आपका वृक्ष भूमि था। तो 4 था, अभी हमने पीछे नोट में भी बात किया है। आगे देखिए, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन, ये देखिए फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2015 का, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस समय आया था। अब आपको 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट देखने को मिलेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो ये आपका आंसर मिजोरम है। ये 17 में भी था और 21 में भी है, दोनों कंडीशन में ये आपका सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत के कौन से नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखते हैं। तो ये पहले का ये क्वेश्चन है, फिलहाल उस समय बालपराई था, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर, ये हमने बात किया था, पहले 20 वर्ष था लेकिन उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो आपका सही आंसर पाला, देखिए पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। दूसरा, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये जो है आपका गलत है। 2 ही उद्देश्य था, हमने आपको बताया था। देश की कुल भूमि का 1/3 बना चाहिए, ये भी नहीं होगा। चौथा सही है, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये अच्छा, अभी और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ है? तो अभी हमने पीछे बात किया है कि मिजोरम में है, 2017 के अनुसार भी था और 2021 के अनुसार भी है। और मिजोरम में है 84.53% है, सबसे अधिक मिजोरम में। दूसरे नंबर पे परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश आता है 79.33 और तीसरे पे नागालैंड आता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला, इंडिया फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट दिया है, तो फिर से ये गलत हो जाएगा, आपको ये नहीं पढ़ना है, 21 का पढ़ना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो नागालैंड में है। अभी हमने बताया कि 11 हैं। कितने हैं भाई? 11। आगे बात करते हैं। नागालैंड में 11 है और मेघालय में आपके 7 हैं। ठीक, आगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है, इसके अनुसार आपको क्या बताना है
कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो ऐसा कुल जो है 17 है। 13 जनवरी, अच्छा ये 17 हो गया, अभी हमने बताया भी है। अब जो है ये अगला टॉपिक है अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व। तो 4 टॉपिक और बचे हैं जो कि आपके कल के वीडियो में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप 2-3 बार इसको जरूर पढ़ें। 100% इससे बाहर, इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।